27 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। और आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। और पहला प्रश्न ये रहा, किस देश ने फेसबुक पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा देश है जिसने फेसबुक को बैन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में फेसबुक को बैन लगाया है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने फेसबुक पे बैन लगाया है। पूरे डिटेल्स यहां पे एनालिसिस करते हैं, आखिर क्या कारण है कि पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पे बैन लगा दिया है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, फेसबुक अगर आप देखें तो आजकल फेसबुक पे पोर्नोग्राफी है, फेसबुक पे बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन है और फेसबुक पे हेट स्पीच है। तो पापुआ न्यू गिनी ने कहा है कि ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है और हमें यहां पे इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। ये हेट स्पीच, ये मिस इन्फॉर्मेशन, पोर्नोग्राफी, ये बहुत ही गलत प्रभाव हमारी सोसाइटी पे डालते हैं। इस वजह से हम इस पे बैन लगा रहे हैं। तो फेसबुक जो है वो सबसे चर्चित प्लेटफॉर्म है पापुआ न्यू गिनी में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप भी यूज करते हैं फेसबुक का, जिसमें बहुत गलत कंटेंट भी आपको देखने को मिलता होगा, ये सब आप भी जानते हैं। तो यहां पे बैन लगाया है। अब फेसबुक पे बैन केवल पापुआ न्यू गिनी में नहीं है, ऐसे बहुत सारे देशों में वहां पे बैन लगाया गया है, जैसे रशिया है, म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ईरान है, यहां पे कंप्लीट बैन है। और ये देश मानते हैं कि बहुत सारे डेटा को चुराते हैं और हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमारे माइंड को वॉश करते हैं, हमसे गलत चीजें खरीदवाते हैं। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे देखने को मिलती है। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, फेक न्यूज, और कई बार आपको पता है वायलेंस भी प्रमोट होता है इस फेसबुक में, क्योंकि बहुत जल्दी सारी चीजें शेयर होने लगती हैं और उसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, आप पापुआ न्यू गिनी आपके दिमाग में एक नया कंट्री होगा और आप सोच रहे होगे सर लोकेशन बताओ। देखो, ऑस्ट्रेलिया का मैप तो आप सभी देखे हो, ऑस्ट्रेलिया का मैप तो आप सभी जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आपके दिमाग में तो फिट होगा। अब यहां पे आप ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? और यहां पे इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट मोरेस्बी इसकी कैपिटल है। जेम्स मैरेपी वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर है। और ये ओशनियाई में, देखिए एक और नया कॉन्टिनेंट खोजा गया है और ये 8th कॉन्टिनेंट है, इसे कहते हैं ओशनियाई। तो ओशनियाई में ये स्थित है ये देश। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो और भी पूरी लोकेशन को देखें तो आप वेस्ट में इसके इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, और साउथ में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे यानी पूर्व में देखेंगे तो आपको सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये सोलोमन आइलैंड है। तो इस प्रकार से पापुआ न्यू गिनी अपने देशों से घिरा हुआ है। और बात करें दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश, वो इंडोनेशिया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 3rd लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप यहां पे देख सकते हैं इनको सम्मानित किया जा रहा है पीएम मोदी को, और ये अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू। तो न्यू गिनी ने इनको यहां पे सम्मानित किया है, पापुआ न्यू गिनी ने सम्मानित किया है 2023 पे। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अब बात आई यहां पे फेसबुक की, तो फेसबुक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो फेसबुक 2004 में आया था, मार्क जकरबर्ग ने यहां पे इसकी स्थापना करी। इसके सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। क्लियर है दोस्तों? आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, और आज आप देख रहे हैं 1214 नंबर की क्लास। लगातार 1214 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। इस क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है, स्टैटिक जीके मिलता है, और बहुत कुछ आपको इस क्लास में देखने को मिलता है। पूरा कंटेंट आपको पता है, जो नहीं जानते हैं तो आप पूरी क्लास देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहे और आप हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और इस कम्युनिटी को और बड़ा करें। ठीक है, हम चाहते हैं ये कम्युनिटी और बड़ी बने, और वो आपके सहयोग से ही बन सकती है। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8962056009, तो आप हमें इसमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कॉल करना आप कॉल करिए और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ये नंबर मेरे पास भी रहता है, आपके सारी रिपोर्ट मेरे पास पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, रामायण सम्मेलन 2025 ये कहां पे आयोजित किया गया है? वेयर इज रामायण कॉन्फ्रेंस 2025 हैज बीन हेल्ड? तो रामायण सम्मेलन 2025 कहां पे हुआ? कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगर आप श्रीलंका कंट्री जाएंगे तो वहां पर आपको भारतीय कल्चर बहुत देखने को मिलेगा। वहां पर रावण की भी पूजा की जाती है, राम भगवान की भी पूजा की जाती है, और बहुत सारा। अब देखिए, अभी गीता महोत्सव हुआ है, कहां पे हुआ? श्रीलंका में हुआ।
तो ऐसे बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं श्रीलंका में। इससे पता चलता है कि श्रीलंका का जो सांस्कृतिक, श्रीलंका का जो कल्चर है, बहुत कुछ भारत से मिलता है। ठीक है, तो श्रीलंका में आप यहां पर देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान वहां पर मनाया जा रहा है। और कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र है, यह केंद्र है, यहां पे रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रामायण वैदिक रिसर्च यहां पे श्रीलंका में है, जो रामायण कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर पे, जो कि कोलंबो में है। तो भारत और श्रीलंका के जो धार्मिक नेता हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, अलग अलग देश में से वो जो आते हैं, वो यहाँ पे भगवान राम के व्यक्तित्व का जो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताएंगे और इसे और प्रमोट करेंगे। ऐसा है कि भगवान राम की पूजा हमारे पड़ोसी देशों में भी होती है, कई जगहों पे होती है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का लोकेशन कैसा है, कहां पे है? तो आप यहां पे मैप पे श्रीलंका को देख रहे हैं, जो इंडिया के आपको साउथ में देखने को मिलेगा। और ये पाक स्टेट है जिससे भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। ये अदम्स ब्रिज है, जो आप राम सेतु ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा आइलैंड कंट्री देख रहे हैं, ये श्रीलंका है। इसकी दो कैपिटल, एक कोलंबो है, दूसरा श्री जयवर्धनेपुरा है। इसके प्रेसिडेंट है अनुरा दिशानायके, इसके प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया, और श्रीलंकाई रुपयों का इस्तेमाल किया जाता है एज अ करेंसी। अब दोस्तों सम्मेलन की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन भी पढ़ा देता हूं। तो अभी न्यू दिल्ली में 24 नंबर का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। 9वें नंबर का राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? पूरी उड़ीसा में हुआ है, 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दिलाया है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। तो आप यहां पे सुनील कुमार को देख सकते हैं, इंडियन रेसलर है। और ये कंपटीशन हुआ जर्मन के अमान में, वहां पे 2025 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, जिसमें 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में इन्होंने चाइना के जियाक्सिन हुआंग को हराया है और ब्रॉन्ज मेडल यहां पे जीता है। तो गोल्ड विदेशी ने जीता है, वो पूछा नहीं जाएगा, आपसे इंडियन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको गोल्ड नहीं बता रहा हूं। आप सुनील कुमार का नाम याद रखिएगा। जॉर्डन के अमान में कंपटीशन हुआ है और चाइना के जियाक्सिन हुआंग को यहां पे हरा करके ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, तो सुनील का ये 5वां सीनियर पदक है एशियाई चैंपियनशिप में। लगातार सुनील कुमार काम कर रहे हैं। अब दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की बात आई है तो कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी पढ़ा देता हूं। तो अनाहत सिंह का रिलेशन किस गेम से है? स्क्वैश से है। हाल ही फिलहाल में इन्होंने SRFI इंडियन टूर 2025 में इन्होंने महिला कैटेगरी में इस खिताब को जीता है और वीर चोटरानी ने पुरुष एकल का खिताब यहां पे जीता है। दोस्तों हाल ही में यहां पे IOC इंडियन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC के थॉमस बाग की जगह पे 10वीं अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। दोस्तों हाल ही में वीमेंस प्रीमियर लीग हुआ, मुंबई इंडियंस ने 3रा संस्करण जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। 2023 में पहला जीता था, 2024 में RCB ने जीता था और 2025 में मुंबई इंडियंस ने से जीत लिया है। ठीक है, तो झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को हराया है और 15 नंबर की हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता है। तो इस सारे कंपटीशन में आपको बता रहा हूं। दोस्तों 3 क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध किससे था? सरोद से था। ठीक है, पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पे? कोलकाता में पूर्वी रेल जोन का हेडक्वार्टर है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का ये लोक नृत्य है होजागिरी। इन तीनों क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही बताया नहीं, और मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो 3 क्वेश्चन ये रहे आप सभी के सामने। भारत की 2011 की सेंसस के हिसाब से सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा है? कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? अद्वितीय अशोक का रिलेशन इनमें से किस खेल से है? तो आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 4था नंबर प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मनोज भारती राजा कौन थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया? तो मनोज भारती राजा एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। इनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं, ये तमिल एक्टर डायरेक्टर थे।
48 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। दोस्तों आजकल बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, चाहे वो किसी गरीब कैटेगरी का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, एकदम ये बढ़ता जा रहा है। तो चेन्नई में इनका हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ और 48 ईयर्स की एज में इनका यहाँ पे निधन हो गया है, इनका यहाँ पे डेथ हो गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर भारती राजा के बेटे हैं। आप यहाँ पे भारती राजा को देख सकते हैं, ये इनके बेटे हैं। इन्होंने 1999 में अपने पिता की जो फिल्म है ताजमहल थी इनकी फिल्म, वहां से इन्होंने डिब्यूट किया था। अब मैं आपको यहाँ पे और भी लोगों का बता रहा हूं नाम जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है और आपसे एग्जाम में डेफिनेटली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। तो जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है। तो जॉर्ज फोरमैन कौन थे? ये अमेरिका के बॉक्सर हैं। नवीन चावला ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और फेमस स्कल्पचर लतिका कट्ट का निधन हुआ है। और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर के रामचंद्र अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये आप निधन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार पहले तो ये जान लीजिए कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक स्टेट के द्वारा दिया जाता है और ये आर.के. श्रीराम कुमार को मिला है। किसे मिला है? आर.के. श्रीराम कुमार को अवार्ड मिला है। अब यहां पर राम सुतार को देखें तो राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है और आपको बता चुका हूं मैं कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है क्योंकि राम सुतार जो हैं वो यहाँ पे आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है। दोस्तों चिरंजीवी को यूके पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। यूके पार्लियामेंट के द्वारा, यूके संसद के द्वारा इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। क्लियर है? और यहाँ पे विजय शंकर को नाइट क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाइट क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो आर.के. श्रीराम कुमार आपको ध्यान में रखना है, जिनको संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से अभी हाल ही फिलहाल में सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं आर.के. श्रीराम कुमार जो कि वायलिन वादक है, यानी वायलिनिस्ट है। आप इनके हाथ में वायलिन देख रहे हैं और श्री राम कुमार को 2025 का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत कला निधि पुरस्कार उनको मिलता है जो कि कर्नाटक संगीत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। मतलब संगीत के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है कर्नाटक राज्य उनको पुरस्कार देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो संगीत अकादमी जो है ये चेन्नई में स्थापित किया गया था और ये पुरस्कार हर साल उन संगीतकार को दिया जाता है जिसने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, म्यूजिक इंडस्ट्री में काम किया है। और संगीत अकादमी पुरस्कार और भी लोगों को मिला है, नृत्य के क्षेत्र में भी मिलता है। तो आइए जानते हैं उन सभी का नाम। तो यहाँ पे नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को मिला है अवार्ड। संगीत कला आचार्य पुरस्कार गायिका श्यामला वेंकटेश्वरन को मिला है और थाविल वादक है टी.आर. गोविंदराजन, इनको भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। टीटीके पुरस्कार के अंतर्गत जो संगीत कला निधि पुरस्कार उसके अंदर टीटीके अवार्ड भी आता है। तो कथकली कलाकार मदम्बी सुब्रमण्यम नंबूथिरी को मिला है और एक वीणा वादक हैं जेटी जयराज कृष्णन और जयश्रीराज जयराज कृष्णन, इन दोनों को अवार्ड दिया गया। थोड़ा सा नाम खतरनाक है, एटम बम जैसे हैं, तो आप सभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना क्योंकि ये नाम आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना आप सभी। चलो दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं माप की बहुत सारी मूलभूत इकाइयां। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल, आपने तो पढ़ा ही है जो यूनिट्स हैं। तो पहला है द्रव्यमान जिसे हम कहते हैं मास, इसका ऐसा यूनिट केजी है और सिंबल भी इसका केजी है। फिर है दोस्तों हीट या टेम्परेचर आप कहिए, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है और के इसका रिप्रेजेंटेशन है। टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो है यहाँ पे सिंबल है एस और सेकेंड्स में हम इसे लिखते हैं। दोस्तों बात करेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा इकाई जो है लीटर है, इसको रिप्रेजेंट एल से करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का या फिर यूनिट जो है वो एम्पियर है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम यहाँ पे मोल से, इसकी जो यूनिट है वो मोल है और इसका प्रतीक MOL है। ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट इसकी कैंडला है और इसका प्रतीक CD है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या लिखना,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखना। फिर है घनत्व, घनत्व को हम डेंसिटी से लिखते हैं और ये किलोग्राम प्रति घन मीटर में यहां पर इसका यूनिट होता है। और kgm3 जो m है वो -3 में है, इसको यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहां पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर यहां पे कौन बनाए गए हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ अमेरिकाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य को NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है और इसकी जो अप्रूवल है यहां पे देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दे दी गई है। अब यहां पे देखें तो काश पटेल जो है FBI के डायरेक्टर है, इंपॉर्टेंट है। जॉन रेडक्लिफ CIA है, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां पे ये डायरेक्टर है, ठीक है। फिर यहां पर देखें श्री राम कृष्णन, तो श्री राम कृष्णन भी भारतीय मूल के हैं और इनको जो व्हाइट हाउस है वहां पे AI पॉलिसी का हेड बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी का यहां पे हेड बनाया गया है। तो जय भट्टाचार्य आप याद रखिएगा, इनको अमेरिका की यहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर बनाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं जय भट्टाचार्य को। तो अमेरिका में दोस्तों सीनेट है और सीनेट को हम यहां पे अपर हाउस कहते हैं। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर इन्हें बनाया, भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैं आपको अपॉइंटमेंट बता रहा हूं और इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूवल मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, तो पिछले साल ही जो भट्टाचार्य जी हैं उनको 18वां डायरेक्टर मनोनीत किया था, इनको डायरेक्टर बनाया था। अब इन्होंने क्या किया है, इनको यहां पे एज आप निदेशक जो है पूरी तरीके से घोषित कर दिया, कंफर्म कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों भट्टाचार्य जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट भी हैं। ये यहां पे बात करें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर भी हैं। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को 1 मिनट का टाइम लूंगा और जो इस इंफॉर्मेशन को जान चुके हैं वो यहाँ पे एक बटन दबाएंगे अपने उसमें तो आगे बढ़ जाएगा, वो 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। तो आप बार बार दबाएंगे तो आगे हो जाएगा। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आप यहाँ पे देख रहे हैं जो केवल आपको 799 पे मिल रहा है। आज 12 बजे इसकी पहली क्लास इंडियन ज्योग्राफी की है जो कि आपके यूट्यूब में भी होगी और आपकी ये क्लास एप्लीकेशन में भी होगी। कल मैंने पूरा आपको सिलेबस बताया था कैसे मैं इसे पढ़ाने वाला हूं, तो आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करना। जिनको अभी यहाँ पे इस ऑफर का फायदा चाहिए तो ये ऑफर अभी 1-2 दिन के लिए और चलाया जा रहा है, ताकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। तो आप इस बैच में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ने वाले हैं। डेली लाइव क्लास, फ्री PDF नोट्स, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, प्रीवियस डिस्कशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लास है। ये ऑनलाइन पूरा बैच है। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये आपका पूरा इतने डेज में कंप्लीट होगा। 450+ वीडियोस है। क्लास आपकी 12 से 1 होगी या शाम को 5 to 6 होगी, ये आपकी क्लास है। अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे आप जाएंगे कोर्सेस एंड PDF में, और कोर्सेस एंड PDF में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाएंगे और अर्जुन 200 कूपन का यूज करके इस पे एनरोल हो जाएंगे और अपनी जीके को बहुत ही मजबूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भीम 3.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में भीम 3.0 एप्लीकेशन को NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। NPCI क्या है समझाता हूं, भीम 3 क्यों लॉन्च किया गया ये भी समझाता हूं, सब कुछ क्लियर करता हूं। NPCI का पहले फुल फॉर्म समझो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने यहां पे भीम 3.0 को अपग्रेड किया है। पहले भीम 2.0 और उसको यहां पे 3.0 में अपग्रेड किया है। उसमें बहुत सारी खामियां थी, उस पर सुधार करते हुए भीम 3.0 को अपग्रेड किया है और ये अप्रैल 2025 से अवेलेबल हो जाएगा। तो भीम एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। और आपको पता कितना यूजफुल है भीम, ये तो आप जानते ही हैं। अब इस एप्लीकेशन में आपको 15 से ज्यादा भाषाओं में आप भीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और जो इंटरनेट रिक्वायर्ड होता था, स्पीड की जरूरत पड़ती थी, वो भी यहाँ पे कम होगी। कम स्पीड में आप यहाँ पे भुगतान कर सकते हैं। अगर कहीं पे नेटवर्क एरर आ रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इन सभी खामियों को इसमें दूर किया गया है। NPCI जो है ये एक प्रकार का भुगतान प्रणाली है, यानी देखो जितने भी पेमेंट होते हैं ना वो सब NPCI के अंतर्गत आते हैं। सारा सिस्टम यहीं से जुड़ा हुआ है NPCI के अंतर्गत। सारे बैंक, सारे जो आपके UPI पेमेंट सिस्टम है, सब कुछ यहीं से बना हुआ है। 2008 में NPCI की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है,
ठीक है। तो एनपीसीआई जो है आरबीआई और यहां पे भारतीय बैंक संघ की एक पहल है ताकि लोगों को किसी प्रकार का जो पेमेंट पे प्रॉब्लम है वो ना हो और आसानी हो, ट्रांसपेरेंट हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो एनपीसीआई उससे पूरा देखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जीडीएससी के लिए समझौता किया है? तो यहां पे ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए भारत और सिंगापुर ने आपस में समझौता किया है और यहां पे बात करी है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग के लिए एक आशय पत्र मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट कि हम इस पे काम करेंगे, LOI बोलते हैं, इस पे सिग्नेचर हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटाइजेशन को बढ़ाना और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ाना। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन ना हो, उसका एमिशन ना हो, उसको कम करना डीकार्बोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो डीकार्बोनेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसे कम करना है, एकदम से खत्म करना है। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का भी इमिशन कम करना है और इसमें हम डिजिटल समाधानों का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन जो हमने पेपर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो पेड़ पौधे काट करके यहाँ पे आपको पता है पेपर्स बनाए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा कार्बन का इमिशन होता है। तो हम यहाँ पे डिजिटलाइजेशन की जब तरफ बढ़ेंगे तो ऑलरेडी इसका इमिशन कम हो जाएगा। अब बात करें सिंगापुर कहां पे है, तो आप सिंगापुर देखें, आपको इंडोनेशिया में कई बार दिखा चुका हूं। तो इंडोनेशिया के ठीक ऊपर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा और इसके ठीक ऊपर मलेशिया देखने को मिलेगा और इसके ठीक ऊपर आपको ब्रुनोई देखने को मिलेगा। ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल, जो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है और यहां पे एक प्रकार का आइलैंड कंट्री है और मलक्का जल डमरू मध्य के पास है। आप देखो यहां पे, आप सिंगापुर देखो तो ये मलक्का स्टेट है, यहां पे मलक्का स्टेट के पास आपको ये सिंगापुर देखने को मिलेगा। क्लियर है। जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आप यहां पे देखें तो ये मलक्का स्टेट है। इसकी करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। हाल ही में कौन सी ऐसी योजना है जो 26 मार्च 2025 से बंद कर दी गई है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसका यूज नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों दो ऐसी योजनाएं हैं, मध्यम अवधि सरकारी जमा, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट और दीर्घ अवधि सरकारी जमा, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, दोनों को बंद कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये MTGD है क्या, LTGD है क्या? समझाता हूं मैं आपको पूरा डिटेल से। तो भारत सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक योजना स्टार्ट करी थी जिसे कहते हैं यहां पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। क्या बोलते हैं? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना यहां पे स्टार्ट करी थी। ठीक है। और यहां पे इसके तहत क्या होता था कि आपको लोन दिए जाते थे। आप यहां पे सरकार को सोना देते थे तो सरकार आपको उसके तहत लोन भी देती है और सरकार जो है आपका लोन डिपॉजिट करके आपको एक रिटर्न देती है। आप वहां पे जाइए तो जमा हो जाएगा। ठीक है। दो प्रकार से आपको उसका फायदा मिलता था। तो भारत सरकार ने 2015 में नवंबर में GMS लॉन्च किया था। ठीक है। तो अगर आपके पास सोना है और आप उसका कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक के पास जाइए और इससे क्या होगा कि हमारे पास सोना भी ज्यादा होगा, हम दूसरे देशों पे निर्भर भी नहीं होंगे और सोना तो आपके लगभग देखिए हर घर में सोना है। ठीक है। सोना का इतना यूज होता है भारत में। तो इस योजना में लोग अपना सोना जमा करते थे और उनको इंटरेस्ट मिलता था और जब उनकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती थी या तो सोने के बराबर उनकी कीमत मिल जाती थी या वो सोना भी वापस ले सकते थे। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की 3 ऐसे विशेषताएं हैं। पहला था लघु अवधि बैंक जमा, जिसमें आप सोने को 1 से 3 साल के लिए जमा करते थे। दूसरा था मध्यम अवधि सरकारी जमा, जिसमें आप 5 से लेकर 7 सालों के लिए जमा करते थे, ये बंद हो गई है। फिर है दीर्घ अवधि सरकारी जमा, जिसमें 12 से 15 सालों के लिए आप जमा करते थे, ये दोनों स्कीम को बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो लघु अवधि जमा पर बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज आपको मिलता है। जब आप 1 से 3 साल तक के लिए लोन आप जाते हैं आप तो आपको इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड डिपॉजिट पे, तो वो बैंक डिसाइड करती है। तो ये जो मध्यम और दीर्घ अवधि जमा सरकार के द्वारा तय किया जाता था, अब इसे यहां पे बंद कर दिया गया है। ब्याज आपको सरकार देती थी, केंद्र सरकार। क्लियर है। चलो, तो इस योजना में जो भी आपको इसका ब्याज मिलता था वो टैक्स फ्री होता था। तो सरकार को लगता था कि टैक्स फ्री हो रहा है तो इससे अच्छे से बंद करके हमको और भी टैक्स कमाना है। तो आपको पता है वर्तमान सरकार पूरे टैक्स की तरफ बढ़ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बनी है?
तो दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल JSW स्टील, आपको ध्यान रखना है, JSW स्टील जो है सबसे वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरर यहां पे बनी है। ठीक है, तो सज्जन जिंदल की कंपनी JSW स्टील, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल करी है, दुनिया का वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर इनको यहां पे बना दिया गया है। और ये अमेरिका में दोस्तों न्यूकोर कॉर्प है, तो वहां पे इसको भी पीछे छोड़ते हुए JSW स्टील यहां पे टॉप पे आ गई है। और JSW का बाजार पूंजीकरण भी बहुत बढ़ गया है, जो कि $30 अरब के पास पहुंच गया है। देखिए यहां पे JSW 30+ अरब डॉलर में है। न्यूकोर कॉर्प अमेरिका की $29.92 है। एक है आर्सेलर मित्तल जो कि यूरोप में है, जो कि $27 अरब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो JSW यहां पे टॉप पे है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से हाल ही में संन्यास, रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है? तो बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर थे और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है। आप यहां पे देख सकते हैं इनको, बी सुमित रेड्डी को, जो कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, बहुत ही प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल भी दिलाया था। ठीक है, सिल्वर मेडल टीम के हिस्सा थे। ठीक है, और मनु अत्री के साथ यहां पे ये साझेदारी भी कर चुके हैं और दुनिया की 17th रैंकिंग में भी पहुंच चुके हैं। 2016 में गोल्ड मेडल भी जीता था साउथ एशियन गेम्स में। ठीक है, तो ये सारी इनकी उपलब्धि है। 2016 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और हैदराबाद में एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट भी इन्होंने किया था। तो ये सारे करंट अफेयर्स आपने पढ़े, टोटल 11 करंट अफेयर्स आज आपने पढ़े हैं केवल 27-28 मिनट में। अब बारी है यहां पे RRR की, जहां पे हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। थाई पूसम उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो फरवरी में आपने पढ़ा था, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है थाई पूसम त्योहार। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। क्लॉस इहोनिस किस देश के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो रोमानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है ये डे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की याद पे मनाया जाता है। दोस्तों कल था यहां पे 27 मार्च, तो कल के 27 मार्च के डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की वार्षिक बैठक ये कहां पे आयोजित की गई? तो मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई। गावा स्टेडियम किस देश में है जिसे 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ICC एलीट पैनल एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को इंक्लूड किया गया है। किस राज्य में भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में पहला सीनियर सिटीजन कमीशन स्टार्ट किया गया है। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा करी है? तो उत्तराखंड में इसकी घोषणा करी है। विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो भारत है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है। किस देश ने एनडीबी में शामिल होने की घोषणा करी है? तो इंडोनेशिया ने शामिल होने की घोषणा करी है। 2014, 15, 2023, 24 के बीच में कितनी वन भूमि को गैर वनी उपयोग के लिए ट्रांसफर किया गया है? 1734 किलोमीटर स्क्वायर को। कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? 74 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव गौबा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 21वीं पशुधन गणना कब समाप्त होने वाली है? तो 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाली है। प्यारे दोस्तों, ल्यूसेट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि ये पता चले कि प्रश्न आते कैसे एग्जाम में। तो इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो लीवर यूरिया का प्रोडक्शन करता है। मूत्र के पीले रंग में कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा रसायन होता है? तो यूरोबिलिन पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन इनमें से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है?
तो दोस्तों किडनी की है। किसकी है? किडनी की है। प्यारे दोस्तों, आज का सवाल है रामायण सम्मेलन 2025 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलते हैं। इस क्लास की पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स की आपको 15-20 मिनट बाद मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज अटेंड करिए, कोर्सेस एंड पीडीएफ, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट कोर्सेस सब कुछ मिलता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट मंथली पैकेज, 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ मिलता है। 2024-2025 की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 4000 प्लस टेस्ट आपको देने का मौका मिलता है एसएससी, स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। 1 ईयर की जनवरी से दिसंबर की मैगजीन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप जा करके देखिए। मंथली करंट अफेयर्स है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, टॉपिक वाइज मैराथन क्लास पीडीएफ, 1 साल की, हाफ ईयरली, ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी। 12 महीने की भी पीडीएफ है टॉप 500 एमसीक्यू के साथ। आप यहाँ पे ये स्टैटिक जीके बुक अभी हमने हाल ही फिलहाल में लॉन्च करी है, जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यू है। ये हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही शानदार हो। मिलते हैं आज 12 बजे एप्लीकेशन की क्लास में, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में। जल्द मिलते हैं। आप सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। और रात को 8 बजे वाली क्लास तो हो ही रही है, बहुत सारी क्लासेस आपकी होंगी। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं।